वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 179 ग्रुप ज्वाइनिंग। अब तक जू के टॉप पर खड़े ओजस से अपनी नीली आंखें चारों तरफ घुमाए और अंत में उसकी नजर समय पर जाकर टिक गई। जू में अब ज्यादा लोग नहीं थे। अब आगे ओजस ने सिकुड़ी हुई आंखों से समय को देखा, ऐसे जैसे मानो वो उसका शिकार हो। ओजस के दाएं हाथ में धीरे धीरे नीली रोशनी का गोला बनने लगा था। समय बीच में रुककर डैन से निकल रहे लान की तरफ देखने लगा। उसी वक्त ओजस ने समय पर वार कर दिया। नीली रोशनी से बना छोटा गोला गोली की गति से समय की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उससे टकराते ही समय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गोला जैसा दिखने वाला शक्तिपुंज समय से टकराने ही वाला था। उसी वक्त रीवा को आवाज लगाते हुए समय उसकी तरफ बढ़ गया और शक्तिपुंज उसके पीछे मौजूद पेड़ से जा टकराया। सार्थक ने ओजस को सख्त हिदायत दी थी, उसे किसी के नजरों में आए बगैर समय का कत्ल करना है। बेला के लिए सार्थक का फर्स्ट मीटिंग गिफ्ट यही था, समय की मौत। सार्थक के इंस्ट्रक्शन की वजह से ओजस ने समय पर एक प्राणघाती हमला जरूर करा था, मगर उसका हमला साइलेंट अटैक जैसा था। किसी को पता लगे बिना समय को खौफनाक मौत देना ओजस का प्लान था। इसीलिए शक्तिपुंज के पेड़ से टकराने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला। हालांकि उस पेड़ के पत्ते देखते ही देखते मुरझाने लगे। पेड़ का तना भी सिकुड़कर पतला होने लगा था और पलक झपकते ही वह पीपल का मोटा पेड़ सिकुड़कर कमजोर डंडे के समान हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ड्रैगुला के किसी नए प्रजाति ने उस पेड़ की सारी एनर्जी खून समझकर चूस लिया हो। शायद अगर समय को वह शक्तिपुंज लगता तो उसके साथ भी वही होता जो पेड़ के साथ हुआ था। ओजस ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका पहला वार खाली गया था। ओजस ने दांत किटकिटाते हुए कहा, इस बार तो तू भाग्य से बच गया लड़के, मगर अगली बार तू नहीं बचेगा। मेरा अगला हमला और तेरी प्राण, तेरा शरीर त्याग देगी। ओजस के खतरनाक इरादों से अनजान समय बर्तिका और रीवा के साथ बातें करते हुए चारों तरफ जू में घूम रहा था। साम्राज्य में उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, जो उसकी दिलचस्पी बढ़ा रही थी। ओजस ने दोबारा अपने हाथ में एक शक्तिपुंज उत्पन्न किया, जो पहले वाले की तुलना में ज्यादा खतरनाक और घातक प्रतीत हो रहा था। ओजस ने समय की तरफ शक्तिपुंज उछाल दिया। इस बार समय पिलर से टिककर खड़ा था और जू के अंदर लुढ़क रहे प्यारे पांडा को बड़े ध्यान से देख रहा था। शक्तिपुंज अपनी रफ्तार से समय की तरफ बढ़ने लगी। शक्तिपुंज समय को छलनी करने वाली थी, जब एक सफेद बिंब ना जाने कहां से उसके सामने आ गया। बिंब का रंग देखते ही ओजस की आंखें दहशत से फैल गई। बिंब ओजस के शक्तिपुंज से टकराया और शक्तिपुंज और बिंब एक साथ ही टुकड़े टुकड़े होकर हवा में घुल गए। आसपास मौजूद साधारण लोगों के लिए इस सुपरनेचुरल वार को महसूस कर पाना नामुमकिन था। किसी को पता नहीं चल रहा था वहां क्या चल रहा है। यहां तक के समय भी खुद पर हो रहे हमलों से अनजान था। ओजस ने हैरत ने उस दिशा में देखा जहां से बिंब आई थी। हवा के बीचों बीच एक यंग और हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसने सफेद रोब पहन रखा था। लड़के को देखते ही ओजस के मुंह से निकला, मास्टर रोहित, आप यहाँ। रोहित ने खतरनाक नजरों से ओजस को घूरा और अपना एक हाथ हवा में उठाया। ओजस को अचानक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा था। उसका शरीर उसके काबू से बाहर जा चुका था। हवा में उड़ते हुए ओजस अपने आप ही रोहित की तरफ बढ़ने लगा। लाख कोशिश करने के बावजूद ओजस खुद को रोक नहीं पा रहा था। रोहित की शक्तियां उसके ऊपर हावी हो रही थी। रोहित ने बीच हवा में ही ओजस का गर्दन दबोच लिया। उसकी पकड़ शेर के पंजे के समान थी। रोहित ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी श्रेया के बेटे को मारने की कोशिश करने की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा है? अपनी औकात भूल गए हो तुम लोग? उसका लहजा रौबदार और बेहद ही खतरनाक था।
ओजस ने छटपटाते हुए कहा, मास्टर रोहित, मुझे माफ कर दीजिए। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था वो लड़का आपसे जुड़ा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। वो तो मेरे मालिक ने कहा था इस लड़के की हत्या करने के लिए, इसीलिए मैं ऐसा करने आया था। रोहित ने ओजस के गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, उस सार्थक तक मैसेज पहुंचना है मुझे, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। जाओ, जाकर कह देना उससे, अगर उसने मेरी श्रेया या उसके बच्चों की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो रोहित शाही उसकी आंखें निकाल लेगा। रोहित की बात सुनकर ओजस तेजी से अपनी पलकें हाँ हिलाने लगा। गला उसका पूरी तरह दबा हुआ था, ना कुछ बोला जा रहा था उससे और ना हिला। सांस लेने में भी धीरे धीरे ओजस को दिक्कत होने लगी थी। रोहित ने एक तेज झटके के साथ ओजस का गला छोड़ा, जिसके असर से ओजस कई मील दूर तक आसमान में उड़ने के बाद धरती पर जा गिरा। उसकी आंखों अजीब तरह का खौफ और दहशत नजर आ रहा था। रोहित ने अपनी पलकें झुकाकर समय और बर्ते का कुछ पल तक गौर देखा, जो एक दूसरे के साथ बात करते हुए हंस रहे थे। रोहित ने राहत भरी गहरी सांस ली। वो सोचना भी नहीं चाहता था, अगर वो सही वक्त रहते वहां ना आता तो ओजस समय के साथ क्या करता। रोहित पलटा और सफेद धुंध में बदलकर वहां से चला गया। समय, बर्तिका और रीवा शाम के तकरीबन 7 बजे जू से जाने के लिए तैयार हुए। बाहर जाते हुए अचानक समय की नाजत जू के उस हिस्से में गई जिसके बारे में गाइड ने उसे बताया था। जू के सबसे खतरनाक और कुछ पागल जानवरों को रखा जाता है। समय ने आंख सिकोड़कर धीमे स्वर में कहा, दी, वो सब वहां क्या कर रहे हैं? गाइड ने तो उस हिस्से में जाने को मना किया था, फिर वो लोग वहां क्यों गए हैं? क्या उन लोगों को किसी ने बताया नहीं? वो हिस्सा खतरनाक है। समय की बात सुनकर बर्तिका और रीवा ने उस दिशा में देखा जहां समय देख रहा था। पिंजरे जैसे बड़े दरवाजे के पीछे कुछ शर्टलेस लड़के हाथ में सूटकेस लिए खड़े थे। कपड़े उन लड़कों के भले ही फट्टे पुराने हो, मगर उनके हाथ में मौजूद बड़ा सा सूटकेस कीमती और ब्रांडेड था। बर्तिका की आंखें दिलचस्पी के साथ सिकुड़ गई। उसने गौर से उन लड़कों के ग्रुप को देखा जो जमीन में खुदाई कर रहे थे। बर्तिका ने कहा, पता नहीं ये लड़के कौन है, चलो पास से देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। अब तो जू भी बंद होने वाला है। समय और रीवा ने सहमति में सिर हिलाया। दीवार के पीछे छिप वो तीनों सर के ऊपर सर रख उन लड़कों को देखने लगे, जो कि कोई और नहीं जड़ और बुद्धि के भाई थे। जड़ ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, आज हम इतिहास रच रहे हैं भाइयों, इसके लिए हमें भविष्य में 10 लाख वर्षों तक याद रखा जाएगा। जड़ की बात सुनकर उसके भाइयों के आंखों में चमक आ गई और लोग जोरों शोरों से खुदाई करने लगे। इसी बीच अचानक उनके काम में हाथी के हनहनाने की आवाज पड़ी। जड़ ने तुरंत पलट कर देखा। एक पागल हाथी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। जड़ के भाई हाथी को देखकर रुक गए। जड़ ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे तुम सब लगे रहो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। जड़ की बात सुनकर उसके भाई दोबारा खुदाई के काम में लग गए, जिसे देखकर दीवार के पीछे छिपे समय, बर्तिका और रीवा हैरान हो गए। उन भाइयों के ग्रुप को देखकर उन्हें ऐसा लगने लग रहा था जैसे वो लोग कोई पागल हो जो आत्महत्या करने के लिए उस एरिया में गए थे। जड़ अपनी उंगली चटकाते हुए हाथ की तरफ कदम बढ़ाने लगा। पागल हाथ भी जान लेना इरादों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते जड़ हाथी की तरफ दौड़ने लगा। उन दोनों की तेज टक्कर हुई और हाथी और जड़ एक साथ हवा में उछल गए। जड़ तो आराम से जमीन पर खड़े खड़े उतारा, मगर हाथी 3 फीट ऊपर उड़ने के बाद जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। समय, बर्तिका और रीवा को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो 3 अविश्वासी भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। तीनों के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता था, वो भी वो इंसान जिसके फट्टे पुराने कपड़े पहन रखे थे। जड़ हाथ झाड़ते हुए अपने भाइयों के पास आया। खुदाई का काम अब तक खत्म हो चुका था। जड़ ने अपना सूटकेस खोलकर देखा।
जिसके अंदर मौजूद पैसे देख वर्तिका और रीवा की आंखें बाहर आने को हो गई। समय को पैसों के बारे में ज्यादा कुछ पता था, इसीलिए उसे पैसों से बड़ा बस बैग देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर वर्तिका और रीवा के लिए जड़ और उसके भाई एक अनसुलझी पहेली बन चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इन अजीब भाइयों का ग्रुप करना क्या चाहता है। जड़ और उसके भाइयों ने पैसों से भरा सूटकेस अच्छे से पैक करके उस गड्ढे में डाल दिया। सारा सूटकेस गड्ढे में डालने के बाद जड़ और उसके भाई गड्ढे को भरने लगे। गड्ढा अच्छे से भरने के बाद जड़ के भाइयों ने उसे घास से ढक दिया और फिर वो लोग दीवार चढ़कर जू से बाहर चले गए, जहां उनके लिए लग्जरियस गाड़ियां की लंबी लाइन लगी हुई थी। समय वर्तिका और रीवा भी उनके पीछे जू से बाहर आए। उनके आंखों के सामने जड़ अपने भाइयों के साथ फैलकर उन महंगी गाड़ियों में बैठ गया और उनकी गाड़ियां वहां से चली गईं। वर्तिका ने अपना सर खुजाते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगता है अभी अभी वो लड़के यहाँ से क्या करके गए हैं? जवाब में रीवा और समय ने एक साथ कंधा उचका दिया। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था वो लड़के वहां से क्या करके गए थे। फ्रांस, पेरिस। अनुष्का बिजनेस एग्जीबिशन वेन्यू के अंदर पहुंची, जहां चारों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। हर किसी का वहां आने का एक ही उद्देश्य था, पावरफुल लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाना, अमीर लोगों से दोस्ती करना और सबको अपनी प्रेजेंस के बारे में बताना। अनुष्का को देखते ही अनगिनत लड़कों और बिजनेसमैन का ध्यान उसकी तरफ आ गया था। ब्लैक वन पीस ड्रेस में अनुष्का ऐसी दिख रही थी जिससे नजरें हटा पाना भी मुश्किल था। सिद्धार्थ ने झुककर अनुष्का के कान में कहा, बॉस, यहाँ साइलेंट हैंड से जुड़े हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर भी आए हुए हैं, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं प्राइवेट में उनके साथ आपकी मीटिंग अरेंज करूं? अनुष्का ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। बहुत दिन हो गए थे उसे साइलेंट हैंड के लोगों से मिले हुए। सिद्धार्थ वहां से तैयारी करने चला गया। अनुष्का एक साइड में आई। वहां आने का उसका उद्देश्य कनेक्शन बनाना नहीं था, वो बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस और पोजीशन दिखाने वहां आई थी। साइलेंट हैंड की वजह से कनेक्शन ऑलरेडी उसके पास बहुत ज्यादा थे। एक वेटर ने आकर अनुष्का को ड्रिंक दिया, जिसे लेकर अनुष्का एक साइड में चेयर पर बैठ गई। सबसे अलग होकर भी वो सबसे ज्यादा आई कैचिंग और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। एक बिजनेसमैन ने आकर अनुष्का से कहा, मिस सिन्हा, आई एम तुषार मेहता, क्या आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगी? अनुष्का ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नो थैंक्स, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुषार को अनुष्का का इनकार पसंद नहीं आया, मगर उसने उसे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। वहां बहुत लोगों की नजरें थी उसके ऊपर, अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था वो। तुषार वापस अपने ग्रुप के पास आया, जहां उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स रिजेक्शन की वजह से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। आगे क्या होगा? क्या कर रहा था जड़जू में अपने भाइयों के साथ? क्या लेगा तुषार अपनी बेइज्जती का बदला? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 180 ए ब्रूटल मूव। अब तक एक बिजनेसमैन ने आकर अनुष्का से कहा, मिस सिन्हा, आई एम तुषार मेहता, क्या आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगी? अनुष्का ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नो थैंक्स, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अब आगे। तुषार को अनुष्का का इनकार पसंद नहीं आया, मगर उसने उसे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। वहां बहुत लोगों की नजरें थी उसके ऊपर, अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था वो। तुषार वापस अपने ग्रुप के पास आया, जहां उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स रिजेक्शन की वजह से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। तुषार ने बात बताते हुए कहा, तुम लोगों को पता है आज की बिजनेस एग्जीबिशन में कौन आने वाला है? मैडम रिचर्ड और शायद मिस्टर रेयांश कपूर भी। वो दोनों एक साथ यहाँ आने वाले हैं। किंग बनने के बाद यह मिस्टर रेयांश कपूर का किसी बिजनेस गैदरिंग में पहला अपीयरेंस है, और मैडम रिचर्ड का भी कोमा से वापस आने के बाद ये पहला सोशल गैदरिंग अपीयरेंस होने वाला है। मैं उन दोनों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। काश मुझे उन दोनों से बात करने का मौका मिल जाए। तुषार के दूसरे दोस्त ने कहा, सिर्फ मैडम रिचर्ड और मिस्टर रेयांश कपूर ही नहीं, बल्कि आज यहाँ शाही फैमिली के मास्टर मिस्टर रोहित शाही, सूरी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आरव सूरी और स्टारलाइट कंपनी के चेयरमैन मिस्टर सार्थक अवस्थी भी आने वाले हैं।
एक साथ दुनिया के सबसे बड़े बिग शॉट्स को देखने का मौका मिलने वाला है हमें आज। तुषार का ग्रुप अनुष्का से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। उनकी बातें सुनकर अनुष्का ने अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखा, जिस पर रेयांश का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनुष्का खामोशी से अपने फोन को घूरती रही। पूरा रिंग होने के बाद फोन खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। सुबह से लेकर अब तक रेयांश अनुष्का को 50 से भी ज्यादा बार कॉल कर चुका था, मगर अनुष्का उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। फोन से नजरें हटाते हुए अनुष्का ने गहरी सांस ली और फिर वो धीरे धीरे अपने ड्रिंक का सिप लेते हुए वेन्यू में चारों तरफ नजर घुमाने लगी, जो कि काफी बड़ा और भव्य था। होता भी कैसे नहीं, कपूर इंडस्ट्रीज ने इस बिजनेस एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया था। धीरे धीरे सार्थक और रोहित भी वहां आ गए। शाही फैमिली हाई सोसाइटी में एक बहुत ऊंची पोजीशन रखती थी। सार्थक के क्लोन ने पिछले 25 सालों में उसका नाम भी काफी ऊंचा कर दिया था कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल सेक्टर में। सार्थक ने रोहित की तरफ देखा, जो उसे एक वार्निंग लुक पास करने के बाद अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ चला गया। सार्थक ने वेन्यू में एक नजर घुमाई। कुछ क्षण के लिए सार्थक की नजर अनुष्का पर टिकी रही। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। रोहित की धमकी की वजह से सार्थक बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अनुष्का को कुछ क्षण घूरने के बाद सार्थक भी अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ अंदर चला आया। यहाँ आने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ बेला को देखने आया था वो यहाँ। थोड़ी देर बाद अचानक वेन्यू में खामोशी पसर गई, जिसे महसूस कर अनुष्का ने सर उठाकर चारों तरफ देखा। वेन्यू में चारों तरफ वेल ट्रेन्ड और वेल आर्म्ड गार्ड्स इधर उधर घूम रहे थे। शायद वो सब सिक्योरिटी चेकअप कर रहे थे। अनुष्का को थोड़ी हैरानी हुई। वेन्यू में किसी को भी गार्ड लाना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि शाही फैमिली का मास्टर और सार्थक अवस्थी भी वहाँ बगैर गार्ड्स के आए थे, किंतु ये गार्ड्स वहाँ ऐसे घूम रहे थे मानो वो जगह उन लोगों का ट्रेनिंग ग्राउंड हो। अनुष्का ने गौर से उन गार्ड्स को देखा तो उसे आभास हुआ। उन गार्ड्स के सूट पर कपूर फैमिली का एम्बलम लगा हुआ था। वो गार्ड्स कपूर फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी रेयांश या बेला वहाँ आने वाले थे। रेयांश का ख्याल आते ही अनुष्का की पकड़ अपने ग्लास पर कस गई। दोबारा उसके आंखों में गुस्सा और नफरत नजर आने लगी थी। सबके बेसब्र नजरों के नीचे एंट्रेंस से 3 लोग वेन्यू में एंटर हुए, जिन्हें चारों तरफ से गार्ड्स ने ह्यूमन शील्ड की तरह कवर कर रखा था। अनुष्का की नजर उन तीनों पर गई, जो कि कोई और नहीं बेला, रेयांश और आरव थे। रॉकवेव से बेला सीधे ब्रिटेन गई थी। वहां सबसे मिलने के बाद वो रेयांश और आरव के साथ ही यहाँ आई थी। ऑर्गेनाइजर और बाकी बिजनेसमैन जाकर जल्दी से बेला को ग्रीट करने लगे। जवाब में बेला ने सबकी तरफ हल्की मुस्कान पास की। गार्ड्स सिक्योरिटी चेकअप कंप्लीट करने के बाद वेन्यू के अलग अलग कोने में जा चुके थे। फर्स्ट फ्लोर पर खड़े सार्थक की नजर बेला पर गई। उसके साथ रोहित भी खड़ा था, जिसके होठों पर बेला को देखते ही हल्की मुस्कान आ गई। सार्थक ने रेड वाइन का सिप लेते हुए कहा, सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। तभी मैं सोचूं, तुम्हारे जैसे आदमी का दिल कैसे फिसल गया। ऐसी लड़की के लिए तो किसी का भी दिल फिसल सकता है। तुम्हारा फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम इस लड़की के बच्चों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? इरादा क्या है तुम्हारा? उसके बच्चों को भी अपनाने वाले हो क्या? उन्हें बाप का प्यार? रोहित ने सार्थक की बात काटते हुए कठोरता से कहा, बकवास बंद करो। मेरे मन में उसे लेकर कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है और बेहतर होगा तुम भी वक्त रहते अपने मन से सारे गंदे ख्याल निकाल फेंको। तुम जानते नहीं हो वो कौन है? रोहित की बात पर सार्थक ने कहा, जानता हूं मैं, वो एक्वेरिले है। खास है वो उसके पास। रोहित ने फिर से सार्थक की बात काटते हुए कहा, वो सिर्फ एक्वेरिले नहीं है, वो है जो उन्हें बेहद प्यारी है। अगर तुमने उसे या उसके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो वो खुद आकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। मगर हाँ, एक इंसान है जिसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, श्रेया का पति। अगर अपना ईगो सेटिस्फाई ही करना है तो उसे खत्म कर दो। एक मामूली इंसान है वो। कार्तिक का जिक्र सुनते ही सार्थक के आंखों जलन और जानलेवा भाव उमड़ आए। चाहता वो सबसे कार्तिक को ही मारना था, मगर कार्तिक उसे पूरी दुनिया खंगाल लेने के बाद भी कहीं नहीं मिला था। सार्थक ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो आदमी कहाँ है? रोहित ने जवाब में तिरछा मुस्कुरा कर कहा, ढूंढो ढूंढो। कहाँ है वो? मुझे तो लगता है डर कर किसी बिल में छिपा है वो आदमी।
पता नहीं मेरी श्रेया ने क्या सोचकर उस आदमी को अपने लिए चुना। वो भगोड़ा श्रेया के लायक नहीं है। क्या उसे हमारे बारे में पता है? हाँ, वो काफी कुछ जानता है हमारे बारे में। सतर्क रहना उस आदमी से। जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं। भूत लोमड़ी की तरह है वो आदमी, रोहित ने कहा और कुटिल मुस्कान के साथ पलटकर वहां से चला गया। धोती वाले आदमी ने रोहित को कार्तिक के साथ कुछ करने से मना किया था, मगर वो सार्थक को तो कार्तिक के खिलाफ भड़का ही सकता था। अनगिनत हाई प्रोफाइल लोगों से घिरी बेला ने वेन्यू में एक सरसरी नजर घुमाई। अंत में उसकी नजर अनुष्का पर गई, जो अपने फोन में कुछ कर रही थी। बेला के आसपास खड़े लोगों ने उसकी नजरों का पीछा किया। सब जानना चाहते थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्वीन किसकी तरफ देख रही है? कौन है वो लकी इंसान है? अनुष्का पर बेला की नजर भांपते ही एक सीनियर बिजनेसमैन बोला, मैडम रिचर्ड, अनुष्का सिन्हा नाम है उसका। सच शेडी एंड पनिकेटी गर्ल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखे मुश्किल से 2 दिन नहीं हुआ है और पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है इस लड़की ने। आपको पता है, एक साथ एक दिन में 9 लाख एम्प्लॉइज को फायर कर दिया इस लड़की ने। पता नहीं ये अमीर घर की लड़कियां खुद को क्या समझती है। 9 लाख लोगों से उनकी रोजी रोटी छीनकर इन्हें लगता है ये लोग कूल हैं। बट इट्स नॉट अ कूल मूव, इट्स अ ब्रूटल मूव। सीनियर बिजनेसमैन को बात सुनकर बेला ने उसकी तरफ देखा। उसके सुंदर चेहरे पर बेहद ही शांत भाव थे। बेला ने कहा, फायर कर दिया? मगर मैंने तो सुना था उन एम्प्लॉइज ने खुद रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया था। चार्ली, क्या तुम मुझे गलत इंफॉर्मेशन देते हो? मुझे मिसलीड करने की कोशिश करी तुमने। मिस्टर वाल्टर तो कुछ और ही कह रहे हैं। बेला की बात सुनकर चार्ली उस सिनर बिजनेस को जानलेवा नजरों से घूरने लगा, जिसका नाम वाल्टर था। चार्ली ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर बेला से झूठ कहने की? क्या तुम ऐसा करके हमारे बीच फूट डालना चाहते हो? वाल्टर को नहीं लगा था बेला को सिन्हा इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा, इसीलिए उसका अनुष्का को लेकर जो पर्सपेक्टिव था उसने बेला के सामने रखा दिया था। मगर चार्ली की धमकी सुनकर वाल्टर बहुत ज्यादा घबरा गया। चार्ली आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने बुरे टेम्पर को लेकर उतना ही बदनाम था जितना पहले हुआ करता था। वाल्टर ने जल्दी से कहा, शायद मेरे असिस्टेंट ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया था। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा डिटेल में उस मामले के बारे में नहीं जानता हूँ। वाल्टर की बात पर बेला ने कठोरता से कहा, मिस्टर वाल्टर, अगर हम किसी चीज के बारे में डिटेल में ना जाने तो हमें उस बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। आगे से इस बात का ख्याल रखिएगा। ये जीप बड़ी खतरनाक चीज होती है। बड़े बड़े युद्ध से लेकर यह अनगिनत लोगों के कत्ल का कारण बन सकता है। जैसे मेरी जीप में हल्की गलत हलचल होने पर आपका कत्ल भी हो सकता है। बेला की बात सुनकर वाल्टर को अपने रीढ़ की हड्डी में कंपा देने वाली ठंडक का एहसास हुआ। वाल्टर समझ नहीं पा रहा था क्यों, मगर बेला उसे अनुष्का को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव लग रही थी। वाल्टर ने कई बार माफी मांगी, फिर वो लोगों के भीड़ में छिपते हुए बेला के नजरों के सामने से हट गया। फिलहाल उसका बेला की नजरों में ज्यादा देर तक आना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। बेला ने चार्ली से कहा, जाओ हमारी डॉटर इन लॉ को यहाँ बुलाकर ले आओ। बेला के मुंह से डॉटर इन लॉ वर्ड सुनकर वेन्यू में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था बेला रिचर्ड की डॉटर इन लॉ कौन खुशनसीब लड़की थी। चार्ली ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वो अनुष्का की तरफ बढ़ गया। वहां उनका आने का मकसद ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड को वार्न करना और सबको बताना था। अनुष्का सिन्हा अब कपूर फैमिली का हिस्सा है। सबके नजरों के नीचे चार्ली ने जाकर अनुष्का से कुछ बात की और फिर अनुष्का उठकर उसके साथ आने लगी, जिसे देखकर लोगों की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। रेयांश, जो थोड़ी देर पहले किसी काम के सिलसिले में आरव के साथ वेन्यू से बाहर गया था, वापस आकर बेला के बगल में खड़ा हो गया। उसकी नजर पर गई और उसी पर गड़ गई। अनुष्का वहां आई। उसने बेला को ग्रीट किया। बेला ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम वहां अकेले क्यों बैठी हुई थी? अनुष्का ने जवाब में कहा, मैं यहाँ ज्यादा लोगों का नहीं जानती, इसलिए मैं। बेला ने अनुष्का की बात काटते समय कहा, बाकियों को तुम नहीं जानती हो, आई अंडरस्टैंड, मगर मेरे यहाँ आने के बाद भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझे तो तुम अच्छे से जानती हो। अनुष्का कोई जवाब नहीं दे पाई। वो थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अनुष्का को लगा था बेला के साथ अपना रिलेशनशिप रिवील करना सही नहीं होगा। अगर वो बेला के पास गई तो बेला को लगेगा वो उसके स्टेटस का फायदा उठाना चाहती है।
इसीलिए अनुष्का खुद से बेला के पास नहीं आई थी। बेला ने हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। आफ्टर ऑल यू आर माई डॉटर इन लॉ, तुम्हें पूरा हक है मेरे स्टेटस का फायदा उठाने का। बेला की बात सुनकर जहां अनुष्का के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, वहीं वेन्यू में मौजूद लोग पूरी तरह सदमे में जा चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था जिस लड़की को वो लोग शुरू से लेकर अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वो असल में द लेजेंडरी बेला रिचर्ड की डॉटर इन लॉ होगी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से अनुष्का फ्रेश होकर बाहर आई। रेयांश बाहर दीवार से टिककर खड़ा था। अनुष्का की रेयांश पर नजर गई मगर वो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। रेयांश ने बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का रेयांश के सीने से जा लगी। अपना सर उठाकर अनुष्का ने गुस्से में रेयांश का घूरा, मानो वो रेयांश का चेहरा भी ना देखना चाहती हो। रेयांश ने उसके कमर में हाथ लपेटते हुए कहा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? अनुष्का ने जवाब में दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम इसकी वजह नहीं जानते हो? जासूसों ने खबर नहीं दी। रेयांश ने कुछ पल तक अनुष्का को देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। अचानक रेयांश ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। अनुष्का ने गुस्से में कहा, रेयांश छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? 10 मिनट में मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहां। रेयांश ने अनुष्का की बात काटते हुए कहा, कैंसिल कर दो मीटिंग, हम घर चल रहे हैं। अनुष्का रेयांश के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसने कशमशाते हुए रेयांश के बाहों से आजाद होने की कोशिश करी मगर रेयांश की मजबूत पकड़ के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। अनुष्का ने दांत किटकिटाते हुए कहा, रेयांश छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम जानते थे, तुम शुरू से सब कुछ जानते थे, तुम्हें पता थे मेरे पेरेंट्स कौन है। बाकायदा डीएनए टेस्ट करवाया था तुमने मेरा, मगर तुमने मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया। ये जानने के बावजूद भी कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में जानने लिए कितनी बेचैनी थी, तुमने मुझसे सच छुपाया। अनुष्का की बात सुनकर रेयांश के कदम कुछ क्षण के लिए रुके। उसने बिना भाव के दूर खड़े तुषार को देखा, जो हैरान नजरों से उसे और अनुष्का को देख रहा था। अनुष्का के पीछे ही तुषार वहां आया था। जब बेला ने अनुष्का को इंट्रोड्यूस किया था तब तुषार वेन्यू में नहीं था। वापस आने के बाद जब उसने अनुष्का को अकेले वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा तो वो अनुष्का के पीछे चला आया था। अनुष्का के रिजेक्शन ने उसका मेन ईगो हट कर दिया था मगर अब रेयांश की बाहों में अनुष्का को देखने के बाद तुषार मन ही मन ये सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि उसने भले ही पहले अनुष्का के साथ कुछ नहीं किया। रेयांश की ठंडी नजर खुद पर महसूस करते ही तुषार तुरंत पलटकर मेंस वॉशरूम में घुस गया। रेयांश ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, कारण तुम अच्छे से जानती हो। रेयांश का जवाब सुनकर अनुष्का को अपने दिल में दर्द और अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने जिस आदमी से सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी आदमी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, जानबूझकर उसे उसके ही पेरेंट्स से दूर रखा था। रेयांश अनुष्का को लेकर बैक डोर से बाहर निकाला, जहां उसकी गाड़ियां खड़ी थी। रेयांश अनुष्का को लेकर कार के अंदर बैठ गया। अनुष्का अब कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी। कार के अंदर बैठने के बाद अनुष्का विंडो से बाहर देखने लगी। रेयांश का हैंडसम चेहरा फिलहाल उसके जख्मों को कुरेने का काम कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या रंग लाएगी सार्थक और बेला की पहली मुलाकात? क्या अनुष्का करेगी माफ रेयांश को? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। च 181 में चोर नहीं हूं। अब तक रेयांश अनुष्का को लेकर बैक डोर से बाहर निकाला, जहां उसकी गाड़ियां खड़ी थी। रेयांश अनुष्का को लेकर कार के अंदर बैठ गया। अनुष्का अब कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी। अब आगे कार के अंदर बैठने के बाद अनुष्का विंडो से बाहर देखने लगी। रेयांश का हैंडसम चेहरा फिलहाल उसके जख्मों को कुरेने का काम कर रही थी। रेयांश ने बेला को कॉल किया। बेला हॉल में अनगिनत हाई प्रोफाइल बिजनेस पर्सनल्स और पॉलिटिशियंस से घिरी हुई थी। फोन रिंग होने की आवाज सुनकर सारे बिजनेस पर्सनल्स एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे जिसका फोन रिंग हुआ होगा वो लोग उसकी हत्या कर देंगे। बेला ने अपना फोन स्क्रीन देखा। जब सबको पता चला बेला का ही फोन रिंग हो रहा है, तब उन लोगों ने राहत की सांस ली। बेला सबको एक्सक्यूज देकर साइड में आई और फिर उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रेयांश ने कहा, मॉम, मैं अनुष्का के साथ गैलेक्सी मेंशन जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? हम एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ठीक है,
मैं घर नहीं आ पाऊंगी। कार्तिक रॉकवेव सिटी में नहीं है। मेरा वहां होना जरूरी है। मैं यहाँ से सीधा वापस वहां जाऊंगी, बेला ने कहा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद बेला पलटी। उसके ठीक पीछे कुछ कदम की दूरी पर मुस्कुराता हुआ रोहित खड़ा था। बेला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर शाही, चर्चे बहुत सुने थे आपके, मगर अनफॉर्चुनेटली आपसे पहले कभी मिलने का मौका नहीं मिल पाया। रोहित ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, सेम हियर मैडम रिचर्ड, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कभी आपसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया। होप आगे हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता रहे है। बेला ने हल्का सिर हिलाया। बेला को रोहित के साथ बात करता देख सार्थक भी वहां आ चुका था। अब जाकर उसे बेला से मिलने का मौका मिला था। रोहित ने सार्थक को एक नजर देखा और कहा, मैडम रिचर्ड, आप इन्हें तो पहचानती ही होंगी। बेला ने सार्थक को देखा मगर उसे याद नहीं आया। सार्थक कौन है? रोहित को भी बेला रॉकवेव की वजह से जानती थी। एक वक्त था जब शाही फैमिली भी सीक्रेट सोसाइटीज रन करती थी, इसीलिए बेला रोहित को जानती थी। सार्थक एक बिजनेस था। भले ही सार्थक बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हो, मगर बेला के लिए उसे याद रखना जरूरी नहीं था। बेला ने आराम से कहा, लंबे समय तक कोमा में रहने की वजह से मेरी याददाश्त पर काफी असर पड़ा है। कई लोगों को भूल गई हूँ। बेला की बात सुनते ही सार्थक का आकर्षक चेहरा काला पड़ गया। वो इस लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा था और ये लड़की उसे जानती तक नहीं थी। रोहित ने छिपी हुई कुटिल मुस्कान के सार्थक को देखा, जिसकी मुट्ठियां मजबूती से कस चुकी थी। रोहित ने कहा, हाँ, सुना था मैंने, आप कई सालों से कोमा में थी। कोई बात नहीं, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है सार्थक अवस्थी, स्टारलाइट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है ये। बेला ने सार्थक की तरफ देखा और हल्का सिर हिला दिया। रोहित से उसे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। रोहित अनजान होकर भी बेला को पॉजिटिव वाइब दे रहा था, मगर सार्थक, उसके आंखों से ही बेला को उसके गलत इंटेंशन के बारे में पता चल रहा था। रोहित ने पूछा, मिस्टर कपूर कहाँ है इन दिनों? उनसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है। मिस्टर कपूर से रोहित का इशारा कार्तिक की तरफ था। बेला ने कहा, कार्तिक बिजी है। रोहित ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोल। उसी वक्त बेला को पुकारते हुए चाली वहां चला आया, जिसकी वजह से रोहित के शब्द उसके मुंह में ही घुट गए। बेला की तरफ झुककर चाली ने धीमे स्वर में कहा, सिस्टर बेला, हमें वापस चलना चाहिए। समय का कॉल आया था, वो रॉकवेव सिटी आ चुका है। बेला ने जवाब कहा, हम चलो चलते हैं, वैसे भी अनुष्का जा चुकी है। रोहित और सार्थक को बाय कहकर बेला चाली के साथ वहां से चली गई। सार्थक बस उसे जाते हुए देखता रह गया। आज से पहले किसी लड़की ने उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था जैसे बेला ने करा था। पहली मुलाकात में ही बेला सार्थक के ऊपर ऐसा छाप छोड़ा था, जिसने सार्थक को उसकी तरफ और ज्यादा आकृष्ट कर दिया। रोहित ने सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उसका पति बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम उसे खत्म कर दो और खुद में थोड़े बदलाव लाओ, तो मैं डैड से तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। गैलेक्सी मैंशन। रेयांश अनुष्का को लेकर अपने बेडरूम में एंटर हुआ। अनुष्का उससे अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत वॉशरूम के अंदर चली गई और अंदर से उसने वॉशरूम लॉक कर लिया। रेयांश भी अपना ब्लेजर उतारते हुए क्लोजेट रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश चेंज करके कैजुअल कपड़ों में बाहर आया। अनुष्का अब भी वॉशरूम के अंदर थी और वहां से पानी गिरने की आवाज भी आ रही थी। शायद अनुष्का शावर ले रही थी। रेयांश बेड पर बैठकर अपना फोन यूज करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद रेयांश अपना फोन काउच पर फेंकते हुए खड़ा हुआ। बाथरूम से अब भी पानी गिरने की आवाज आ रही थी। रेयांश ने गहरी सांस लेकर स्पैकी से बाथरूम का दरवाजा अनलॉक किया। अनुष्का चुपचाप शावर के नीचे फर्श पर खुद में सिमट कर बैठी हुई थी। रेयांश जाकर अनुष्का के ठीक सामने पंजों के बल बैठ गया। शावर का पानी अब उसको भी भिगोने लगी थी। अनुष्का को रेयांश के आने का आभास हो चुका था, मगर उसने सर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो उसे देखना ही नहीं चाहती थी। रेयांश ने अनुष्का का सर सहलाते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे भाई के साथ क्या किया था, तुम्हें पता नहीं है? रेयांश की बात सुनकर अनुष्का ने सर उठाते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी हेजल ग्रीन आंखें लाल हो चुकी थी। रोने की वजह से या फिर ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से बता पाना मुश्किल था। अनुष्का ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं, मगर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो रेयांश?
अगर ऐसा मॉम या डैड मेरे साथ करते तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, मगर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें आइडिया भी है? मैंने जब वो डीएनए रिपोर्ट तुम्हारे लॉकर में देखा, तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। खुद पर ही तरस आ रहा था मुझे। जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम जानते हो, मैं हर किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ रेयांश, मगर तुमसे मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। तुम्हारे हर एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है, और तुमने तो। रेयांश ने अनुष्का की बात काटते हुए झुककर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। अनुष्का ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू का 2 कतरा उसके कोमल गालों पर लुढ़क गया। बचपन से ही अनुष्का अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव और क्यूरियस रही थी। रेयांश का उससे सच छिपाना उसे बुरी तरह हट कर गया था। रेयांश ने दोनों हाथ से अनुष्का का चेहरा थामा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अनुष्का ने उसका कोई विरोध नहीं किया। एक ब्रेथलेस किस के बाद रेयांश ने अनुष्का के होठों को आजाद किया, तो अनुष्का उसके कंधे से अपना माथे टिका गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रेयांश ने धीरे से अपना टी शर्ट निकालकर फर्श पर फेंक दिया और अनुष्का के नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा। अनुष्का के हाथों की पकड़ रेयांश के कंधों पर कस चुकी थी। रेयांश ने अपना हाथ अनुष्का के पीठ पीछे ले जाकर उसके ड्रेस की जिप अनजिप कर दी। अनुष्का का ड्रेस खुद ही सरक कर नीचे हो गया। रेयांश ने अनुष्का के सीने पर किस करते हुए उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। वो खुद फर्श पर बैठा हुआ था। शावर पैनल से गिरता पानी लगातार उन दोनों को भिगोए जा रही थी। अनुष्का ने रेयांश का विरोध नहीं किया। आज इतने दिनों बाद तो रेयांश उसके करीब आया था। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। हर बीतते पल के साथ बाथरूम का तापमान बढ़ता जा रहा था। रेयांश ने एक झटके से अनुष्का की ड्रेस निकालकर अपने टी शर्ट के साथ कोने में फेंक दिया। अनुष्का की नाजुक उंगलियां रेयांश के बालों में जाकर कस चुकी थी। उसकी हल्की मादक आवाजें और सिसकियां पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। तकरीबन 40-45 मिनट बाद रेयांश अनुष्का को लेकर कमरे में आया। उसने अनुष्का को बेड पर लिटाया और अनुष्का के ऊपर आते हुए उसने खुद को और अनुष्का को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अगली सुबह सूर्य की किरणें अपने चेहरे पर महसूस कर रेयांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बेड का दूसरा साइड टटोला। अनुष्का वहां नहीं थी। रेयांश तुरंत उठकर बैठ गया। उसके पीठ पर और बॉडी पर मौजूद स्क्रैच मार्क कल रात की सारी दास्तां बयां कर रही थी। रेयांश ने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई। अनुष्का का कोई अता पता नहीं था वहां। रेयांश अपना माथा मसलते हुए बेड से उतरा। कपड़ों के नाम पर उसके बॉडी पर सिर्फ एक पजामा था। रेयांश ने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया। उसी वक्त उसकी नजर फोन के नीचे मौजूद लेटर पर गई। रेयांश ने लेटर उठाया। लेटर में लिखा मैसेज पढ़ते ही रेयांश का जबड़ा कस गया और उसने लेटर को अपनी मुट्ठी में मसल दिया। रॉकवेव सिटी। सुबह का वक्त। डाइनिंग टेबल पर बैठे समय चार्ली और बेला ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वर्तिका वापस नहीं आई थी। वो विवान के साथ ही रुक गई थी। उसे कॉलेज भी जाना था अब, और रीवा रॉयल अकादमी जा चुकी थी। समय ने पराठा चबाते हुए कहा, मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता। वो 20 भाई कितने अजीब थे। समय की बात सुनकर बेला हल्का मुस्कुरा दी। समय उसे पिछले आधे घंटे से जड़ और उसके भाइयों के किस्से सुना रहा था। अचानक डाइनिंग एरिया में खट खट की आवाज गूंजी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। बेला, समय और चार्ली ने आवाज की दिशा में देखा, जहां से दादी माँ आ रही थी। दादी माँ को इतने दिनों बाद वहां देख समय को थोड़ा अजीब लगा। हालांकि बेला के शांत चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। बेला ने आराम से कहा, दादी माँ, आप वापस आ गई। आइए हमें ज्वाइन कीजिए। बेला की बात सुनकर दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है, हम सही वक्त पर आए हैं। आप सबके साथ नाश्ता करने का मौका भी मिल गया हमें। दादी माँ की बात सुनकर बेला मुस्कुराते हुए उनके लिए खाना सर्व करने लगी। दादी माँ वहां बैठ गई। सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। बेला कल की तरह आज भी नागा को अपने साथ ऑफिस ले जाने वाली थी। इसीलिए ब्रेकफास्ट के बाद बेला नागा को लेने अपने बेडरूम में आ गई। काउच पर आलथी पालथी मारकर बैठा नागा बड़ी ही क्यूटली पराठे खा रहा था। बेला ने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाते हुए पूछा, तुम्हारा खाना अब तक खत्म नहीं हुआ? नागा ने जवाब में पाउट बनाकर कहा, मेरी मालकिन, इसे खाना बहुत मुश्किल है। नागा और नहीं खाएगा। अब बस, नागा का पेट भर चुका है।
नागा की बात सुनकर बेला उसके पास आए। नागा का छोटा सा चेहरा पराठा के मसाले से सना हुआ था। बेला ने नर्म लहजे में कहा, अगर और नहीं खाया जा रहा तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। बेला की बात सुनकर नागा ने फटाक से पराठे का प्लेट खुद से दूर खसका दिया। उसका छोटा सा पेट कब का भर चुका था। खाना छोड़ने की वजह से बेला उसके ऊपर गुस्सा ना करे, यही सोचकर नागा जबरदस्ती खा रहा था। बेला ने नागा को क्लीन किया। आज नागा बेला के कहे बगैर ही लिटिल लूसी में बदल गया था। बेला नागा को लेकर लिविंग एरिया में आई। चार्ली परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रहा था। बेला ने पूछा, क्या हुआ चार्ली, तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? चार्ली ने जवाब में कहा, सिस्टर बेला आप आ गई, किसी ने मेन लैब में घुसपैठ करने की कोशिश की है। चार्ली की बात सुनते ही बेला का सुंदर चेहरा कठोर हो गया। मेन लैब में रॉकवेव सिटी की सबसे कीमती चीज थी, वहां घुसपैठ की कोशिश करना रॉकवेव पर हमला करने जैसा था। तकरीबन आधा घंटा बाद बेला ऑफिस आ चुकी थी। ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हॉल में कुछ लड़कों को जबरदस्ती घुटनों के बल बिठाया गया था। कपड़ों के नाम पर उन लड़कों ने फट्टे पुराने पजामे पहन रखे थे। आसपास तन्मय के अलावा कुछ स्पिरिट गार्ड्स भी खड़े थे, जिन्होंने उन लड़कों को घुसपैठ करते हुए पकड़ा था। चार्ली के साथ बेला एलिवेटर से बाहर निकली। उसके गोद में नागा था और समय भी उनके साथ आया हुआ था। बेला ने समय से कहा, बेबी तुम लूसी के साथ मेरे केबिन में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके मॉम। तन्मय अच्छे बच्चे की तरह बेला की बात मानकर उसके केबिन की तरफ जाने लगा। अचानक समय की नजर उन लड़कों पर गई, जिन्हें जबरदस्ती घुटनों के बल वहां बिठाया गया था। समय की आंखें एकदम से सिकुड़कर छोटी हो गई। बेला के केबिन में जाने के बजाय समय को घूर घूर कर उन लड़कों को देखने लगा। बेला ने नागा को नीचे उतारते हुए पूछा, समय क्या हुआ, तुम्हें रुक क्यों गए, कुछ चाहिए क्या? समय ने तुरंत जवाब में कहा, मॉम ये वही लड़के हैं, हमने कल इन लोगों को ही जू में देखा था, पैसा दफन करते हुए। समय की बात सुनकर जहां जड़ और उसके भाइयों के कान खड़े हो गए, वहीं बेला उन लोगों को गौर से देखने लगी, जिन लड़कों ने मेन लैब में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। वो लड़के कोई और नहीं, जड़ और बुद्धि का ही ग्रुप था। जड़ ने समय को बुरी तरह घूरते हुए कहा, तुम्हें हमारा सीक्रेट कैसे पता चला? क्या तुमने हमारे पैसे चुरा लिए? देखो हमने पाई जोड़कर वो पैसे इकट्ठा किए थे, हमें हमारे पैसे वापस दे दो, हम बहुत गरीब हैं। समय ने जवाब में कोल्डली कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, तुमने अपना पैसा जहां दफनाया था वो वही है। समय का जवाब सुनकर जड़ और उसके भाइयों के जान में जान आई, वरना उन्हें लगने लगा था समय ने उनका पैसा चुरा लिया है। चार्ली ने सिकुड़ी हुई नजरों जड़, बुद्धि और उसके भाइयों को घूरा। उसे ये लड़के बड़े दिलचस्प लग रहे थे। चार्ली ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा, मूर्खों एक बात बताओ, तुम लोगों ने जू के बीचों बीच पैसा क्यों दफनाया है? ज्यादा पैसे हो गए हैं, और अगर ज्यादा पैसे हैं तो तुम सब पूरे और अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? ऐसे आधे नंगे पुंगे होकर क्यों घूमते हो? चार्ली के सवाल पर जड़ बोला, हम गरीब और बेसरा हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। अगर तुम्हें हमारे पहनावे से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हमें 10 करोड़ रुपए दे दो, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। जड़ की डिमांड सुनकर चार्ली ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। पहनावा इस लड़का भिखारी जैसा था, मगर डिमांड सीधा 10 करोड़ की करता था। जू में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे मिट्टी के अंदर दफन करता था, मगर खुद को गरीब और बेसहारा कहता था। आगे क्या होगा? क्या लिखा था उस लेटर में? कहाँ गई अनुष्का? क्या कर रहे हैं जड़ और बुद्धि अपने भाइयों के साथ रॉकवेव में? क्या है जड़ और बुद्धि की गुत्थी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।